इस वक्त छठा राउंड जो है न्यूक्लियर टॉक्स का ओमान में होना है, मस्कत में होना है। और इतवार को इससे पहले बात ये की जा रही थी कि अगर इस तरह की कोई बात हुई भी, हमला हुआ भी, तो वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी के ऊपर उसका वो डिपेंड करेगा। लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी इजरायली जारियत की क्या पैगाम है सर? डोनाल्ड ट्रंप साहब की 40 मिनट बात हुई थी बीबी नेतन्याहू से तकरीबन 2 दिन पहले, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको कहा था कि आप इज्तनाब करें, आप हमला ना करें, हम डायलॉग में जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बार बार जो डेडलाइन दी जा रही थी, वो डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी थी। और ये बातें बाहर निकल के आ रही थी कि डायलॉग जो हो रहा है उसमें कोई पेशरफ नहीं है, उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है ईरान की तरफ से। ईरान इज नॉट कमिंग टू द टर्म्स जिन टर्म्स पे अमेरिका उनसे बात करना चाह रहा था। लेकिन आज अब से थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी सिक्योरिटी टीम से मिलेंगे, सारी सूरत हाल को जज करेंगे, देखेंगे कि अमेरिका ने किस तरीके से आगे इस पे अपना मौकफ देना है, इसमें किस तरीके से बातचीत होगी। अभी चंद मिनट में, मेरा ख्याल है घंटे तक, मैक्सिमम घंटा 2 घंटे के बाद अमेरिका का मौकफ जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले वजीर खारजा जो है मार्को रूबियो, वो कह रहे हैं कि अमेरिका का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने से पहले बेहतर यही है कि मुआहिदा कर ले। तो ये फिर क्या पॉलिसी इस वक्त सामने आ रही है तारड़ साहब? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल ये चाहते थे कि ईरान अपने एटॉमिक उनका जो इरादा है उससे बाज आए। बार बार वो इस चीज को कहते रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा पीस की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। उन्होंने इसके साथ कहा कि हम ईरान से ट्रेड करेंगे, ईरान को खुशहाल बनाएंगे, और वो विल मूव फॉरवर्ड विद इट। लेकिन उनको कितनी कामयाबी हासिल हुई है, मेरे ख्याल में अभी तक वो इतने पुरुमीद नजर नहीं आए। लेकिन मार्को रूबियो साहब ने जो कहा है कि वी आर नॉट एंगेज, जो कर रहा है दे आर डूइंग इंडिपेंडेंटली बाय देमसेल्फ। लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया है कि अभी कई चीजें मुबहम है। अभी 2-3 घंटे तक मजीद चीजें खुल के सामने आएंगी। स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस अपना बयानिया देगा कि लेकिन आगे अमेरिका तारड़ साहब आपने कहा कि जो कुछ भी कर रहा है और मार्को रूबियो जो है वो भी कह रहे हैं कि अगर ये जो कुछ भी कर रहा है इंडिपेंडेंटली कर रहा है, तो इतना बड़ा साइज हो गया है नेतन्याहू का, इजराइल का, कि वो अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। देखिए, 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त जो इजराइल है वो एक तो फ्रस्ट्रेशन का, वो उनका ये फ्रस्ट्रेशन है इस चीज के कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ईरान जो है किसी टर्म्स पर पहुंच ना जाए, और उससे पहले ये फायदा उठाना चाहते थे। दूसरा, बीबी नेतन्याहू मुसलसल ये चीज की कोशिश कर रहे थे काफी अरसे से कि किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के मिडल ईस्ट में लाया जाए, उनके ट्रूप्स आए यहाँ पे और अमेरिका अमेरिका उनकी जंग लड़े उस रीजन के अंदर। और तीसरा, उनको इस वक्त सियासी तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं इसराइल के अंदर। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी अपनी सियासत को बचाने के लिए, और जो एक खतरा था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज का क्रेडिट ना ले जाएं और ईरान जो है वो बगैर ईरान जो है वो किसी टर्म्स पर ना आ जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। नहीं तो इन ये दैट सारी केस चीजें सर इन दैट केस ईरान का तो नुकसान हुआ, लेकिन ये जो एग्रेशन है इजराइल का, ये तो खुद फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है फिर। बिल्कुल, आज अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी वो दांव पे लग चुकी है। अगर आज इजराइल उनकी बात नहीं सुनेगा तो कल को भारत उनकी बात क्यों सुनेगा? फिर उसके बाद रशिया और यूक्रेन उनकी बात क्यों सुनेंगे? इसमें सबसे बड़ा आज जो चैलेंज है वो वाकई आपने दुरुस्त फरमाया है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए है। और एंड ही इज वरीड अबाउट इट। अगर देखा जाए तो अभी अभी थोड़ी देर बाद वो अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम से मिलके इन सारी चीजों को असेस करेंगे वो। ओके, तो क्या मिसाल है अगर सरेंडर करता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे कि ट्रंप साहब चाह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की मिसाल इस वक्त दुनिया के सामने है। अब एक डेटरेंट है ना, न्यूक्लियर डेटरेंट है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी कहा गया कि जनाब जो हमारे जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो हम अपने जो पार प्रोजेक्ट्स हैं, जो पार की ज़रूरियात हैं, उनके लिए पूरी कर रहे हैं। तो ये तो खुद जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत ये कर किया जा सकता है।
देखिए, पिछले पूरे 12 साल की अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का जिन ममालिक ने भरपूर फायदा उठाया वो रशिया, चाइना और भारत थे। तो दर हकीकत इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज चैलेंज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी टीम के लिए कि इतने आने वाले चंद दिनों में, अभी उनको मेरे ख्याल में चौथा महीना चल रहा है, पांचवा महीना, तो इन इतने इतनी जल्दी में वो किस तरीके से सारा दुनिया का सिनेरियो चेंज कर सकते हैं, अपनी वो कोशिश कर रहे हैं मुसलसल। लेकिन चाइना भी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है, रशिया अपनी मनमानी कर रहा है, और ये सारी चीज, इसराइल भी अपनी मनमानी कर रहा है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, और दे आर वरीड अबाउट, दे आर वरीड। तो ऐसे 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 में जो ग्लोबल पीस लीडर का एक इमेज बनाने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और जाहिर है कि वो तो फिर नोबेल इनाम के लिए जो है वो भी जाना चाह रहे थे ना। इस वक्त जो है उनकी बात गजा में सुनी जा रही है ना, पीस जो है यूक्रेन में है, ईरान का आपने सामने देख लिया। फिर हम किस तरह से समझ लें कि जनाब ये जो कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, इंडिया उनकी बात मानेगा? मैं समझता हूं कि आज नॉट विद इन 24 आवर्स, आज कोई ना कोई लाहे अमल सामने आएगा, स्टेटमेंट सामने आएगी। तो पॉसिबली और क्या होगा? ट्रंप साहब, आपकी सेंस क्या कह रही है, पॉसिबली क्या होगा सर? मेरे जहां तक मेरा ख्याल है कि इजराइल को सीज फायर पे मना लिया जाएगा। जहां तक मेरा ख्याल है उनके हमले बंद हो जाएंगे आज विद इन 24 आवर्स। मेरे जहां तक मेरी अपनी स्पेकुलेशन है, मैं आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल में इजराइल वोंट हैव एनी चॉइस। और उन्होंने काफी हद तक डैमेज कर भी दिया है। एटॉमिक साइंटिस्ट जो है उनको भी उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया है, कई लीडरशिप को उन्होंने कर लिया है। तो डैमेज हैज बीन डन, लेकिन मेरे ख्याल में आज विद इन 24 आवर्स इजराइल विल स्टॉप द बॉम्बिंग। यानी हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका एक असर जो है वो महज सीज फायर तक ही महदूद हो जाएगा, चाहे वो इंडो पाक के हवाले से हो या फिर इस वक्त आप ईरान और इसराइल के हवाले से हो। सीज फायर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सर? नहीं, सीज फायर के बाद दूसरी जो चीज सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस चीज को यूज करना चाहते हैं वो इकोनॉमी और ट्रेड है। वो जंगों के अहदाफ जो है वो ट्रेड और इकोनॉमी से हासिल करना चाहते हैं, और वो सैंक्शंस लगाएंगे। जो नहीं बात मानेगा उससे ट्रेड बंद करेंगे, चोक करेंगे। वो हमेशा अपनी तकारीर के अंदर ये भी कहते रहे हैं माजी में कि उनके दौर में ईरान जो था वो चोक था, और वो हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। हमेशा वो बार बार ये कहते हैं कि मैं अगर प्रेसिडेंट होता तो चाइना रशिया अलायंस भी ना होता, ईरान भी इसराइल पे हमला ना करती, हमास, सारी चीजें डिफरेंट सिनेरियो होता। वो बिल्कुल आज भी वो सीज फायर तो कराते हैं, आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान और भारत की बात करते हैं, साथ ट्रेड की बात करते हैं, तो दर हकीकत वो ट्रेड और टैरिफ को इस्तेमाल करेंगे और वो जंगों के अहदाफ उसी से हासिल करेंगे। साजिद तारड़ साहब, बीइंग ए पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन, आप समझते हैं कि इजरायली जहरियत जो है वो सिर्फ ईरान तक रुकेगी जाकर? देखिए, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, ये वही इजराइल है जब पाकिस्तान पे हमला हुआ था तो इनके एक्सपर्ट्स जाके भारत में बैठे हुए थे। तो मेरी फीलिंग्स बिल्कुल, और गाजा में जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस 2025 में बदतरीन मिसाल है जहरियत की। और सबसे बड़ा, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि इस्लामिक कंट्रीज इस सब चीज को देख रहे हैं, यूनाइटेड नहीं है। इंसानियत तड़प रही है सबके सामने। यूक्रेन की जंग की फिक्र है, लेकिन हमास के बच्चों, हमारे गाजा के बच्चों की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया यही है सर, सबसे बड़ा अलमिया यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे साजिद तारड़ साहब। और मुझे कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा अलमिया यही है कि 2025 इंसानियत के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पूरी दुनिया में, और इस्लामिक ब्लॉक जो है इस वक्त बेहिस, बेचैन और खामोश बैठा हुआ है। आगे हालात क्या होते हैं, और जैसे कि तारड़ साहब ने कहा कि कुछ घंटे इंतहाई क्रूशल हैं, स्पेशली अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से आगे क्या सूरत हाल बनती है,